हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। हम लोग सॉल्व कर रहे थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड का 2023-24 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर। इसका हम लोगों ने सेक्शन ए और सेक्शन बी पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया था और सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग 5, 6 और इसके बाद अभी हम लोग 7 भी नोट कर लेंगे और वो भी कर लेंगे। तो इस क्लास में आज हम लोग 5, 6 और 7 कंप्लीट करके इस पूरे पेपर को पूरा 100% सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है AKTU मैथ्स 2 के नाम से, उसमें आपको स्टार्टिंग से पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो बिल्कुल हम देर नहीं करेंगे और तुरंत तत्काल इसका हम लोग सोल्यूशन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे यहाँ पर 5 का ए है, इसमें बोल रहा है फाइंड हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज। तो इसमें हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज निकालना है। यहाँ पर एक इंटरवल बताया गया है 0 से लेकर 4 तक और फंक्शन डिफाइन किया गया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x होगा जब x का वैल्यू 0 से 2 के बीच में हो और इसी फंक्शन का वैल्यू 4 - x होगा जब x का वैल्यू 2 से 4 के बीच में होगा। तब ओवरऑल रेंज बताया है 0 से लेकर 4 और इसको ब्रेक कर दिया है 2 पर, तो 0 से 2 और 2 से 4। तो मतलब फंक्शन को 0 से 4 को दो इंटरवल में ब्रेक करके डिफाइन किया गया। 0 से 2 के लिए x का यूज करेंगे और 2 से 4 के लिए 4 - x का यूज करेंगे। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज निकालने के लिए बस एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। वी नो दैट यहाँ पर इसका फूरियर सीरीज फंक्शन का होता है, वो फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पर समेशन n इज रेंजिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, n का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक रन करेगा और इसके अंदर यहाँ पर लिखा है bn इंटू साइन ऑफ n पाई x बाई l, ये लिखा हुआ है। साइन के अंदर है, साइन के अंदर ये फंक्शन लिखा हुआ है n पाई x बाई l। अब सवाल ये है कि bn यहाँ पर क्या है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। वेयर bn इज इक्वल टू, bn कैलकुलेट करते हैं 2/l, l से 2/l और लिमिट 0 टू l f ऑफ x, यानी जो फंक्शन गिवन है, यही जो फंक्शन हमें गिवन है यही यहाँ पर फंक्शन f ऑफ x लिखा हुआ है। इनटू में साइन n पाई x अपॉन l इंटू dx। तो बस हमें करना क्या है, इसका जो हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज है वो ये है, इसी को एक्सपेंड कर दिया जाए तो आंसर आ जाए। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ bn का वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन bn को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हमें गिवन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे हमको लगता है इस टाइप के क्वेश्चन में अगर दोनों में इस तरह का क्वेश्चन चूज करना हो तो यही वाला आराम से करने चाहिए। हालांकि इसके दोनों पार्ट आसान है लेकिन ये भी कोई कठिन नहीं, बहुत आसान है। इसमें केवल bn ही आपको कैलकुलेट करना है, बस केवल bn कैलकुलेट करके और यहाँ पुट कर देंगे, तुरंत तत्काल आंसर आ जाएगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे bn का वैल्यू और यहाँ रख देंगे, तो यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। तो नाउ हमारा टारगेट है यहाँ पर bn कैलकुलेट करना और यहाँ पुट करना। तो हम bn निकालेंगे, bn इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या फॉर्मूला है 2/l। अब सवाल ये कि कैपिटल L है क्या, L यहाँ पर जो आपको रेंज बताया है इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है 4, यही 4 हमारा क्या है L है, कैपिटल L। तो यहाँ पर हम लिख देंगे L की जगह पर 4 और यहाँ लिमिट भी हमारा लग जाएगा 0 टू 4 f ऑफ x इंटू साइन ऑफ n पाई x और l की जगह पर 4 इंटू dx। ये सॉल्व हो जाएगा तो 2/4 क्या बन जाएगा 1/2, 1/2 बन जाएगा। लेकिन अब अंदर का मामला हम लोग देखें, यहाँ पर लिमिट लगी 0 से 4 फंक्शन fx के लिए, लेकिन सवाल ये है कि फंक्शन fx 0 से 4 के लिए डायरेक्ट लिमिट के लिए कुछ दिया ही नहीं है। तो ये दो पार्ट में ब्रेक कर रखा है।
तो हम लोग भी इसी तरह करेंगे। यहाँ पर लिमिट देख रहे हैं, पहले 0 से 2 गया है, फिर 2 से 4 गया है, डायरेक्ट 0 से 4 इस तरह लिमिट हमें नहीं दी है। तो हम अपने इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे जैसा यहाँ पर गिवन है। तो पहले इसको हम बनाएंगे 0 से 2, ये जो 1/2 है वो बाहर लिखा है, पहले 0 से 2। तो जब 0 से 2 है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, x। तो अब यहाँ fx की जगह क्या लिखेंगे, x। भाई fx का वैल्यू पुट तो करना ही पड़ेगा, तो fx की जगह एक बार x पुट करेंगे, एक बार 4 - x। x जब पुट करेंगे तो लिमिट लेंगे 0 से 2, और बाकी हमारा यहाँ पर sin n पाई x अपॉन 4 इंटू dx ये लिखा हुआ है, और प्लस उसके बाद 2 से लेकर 4 तक इंटीग्रल को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, पहले 0 से 2 और 2 से 4। तो 0 से 4 ये डायरेक्ट हो जाएगा, तो एक इंटीग्रल को हमने दो पार्ट में इस तरह ब्रेक किया। हम डायरेक्ट 0 से 4 नहीं जाएंगे, पहले 0 से 2 जाएंगे और फिर 2 से 4 जाएंगे, जैसा हमें गिवन है 0 से 2 फिर 2 से 4। 0 से 2 के लिए fx की जगह x रखेंगे, और जब 2 से 4 लिमिट लेंगे तो fx की जगह 4 - x लिखेंगे, 4 - x। यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, fx की वैल्यू पुट कर रहे हैं, और यहाँ पर sin n पाई x अपॉन l की जगह पर 4 वो पुट कर दिया गया है, तो 4 अपनी जगह पर वैसे ही रहेगा। और ये हमने ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, 1/2 पूरे के बाहर लगा। तो जहां जहां L था, कैपिटल L की जगह हमने यहाँ पर 4 पुट कर दिया है। बस अब कुछ नहीं करना है, केवल इंटीग्रल कैलकुलेट कर लेना है और यहाँ bn का वैल्यू रख देना है, बस केवल कैलकुलेशन। बाकी अब ये क्वेश्चन का काम खत्म, केवल एक कैलकुलेशन करना है और ये आसान हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, तो उसके लिए हम लोग अपना वही पुराना आइलेट का इस्तेमाल करें जो हम लोग टेक्निक यूज करते थे। यहाँ पर x क्या है, अलजेब्रा है, और साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। तो रूल के हिसाब से अलजेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में। तो अलजेब्रा वाला फर्स्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री वाला सेकेंड फंक्शन, उसी तरीके से यहाँ अलजेब्रा फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड। तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन और इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का कॉस ऑफ n पाई x अपॉन 4। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, लेकिन जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो x का कोफिशिएंट है n पाई अपॉन 4 वो डिवाइड में आ जाएगा, और लिमिट हमें इसकी पता ही है, लिमिट इसकी है 0 से लेकर 2 तक। तो हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का तो 1 आएगा, उसको हम लिख नहीं रहे, कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, तो साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस का कॉस ऑफ n पाई x अपॉन 4, और x का जो कोफिशिएंट है n पाई बाई 4 वो डिवाइड में आ जाएगा, और लिमिट यहाँ 0 से लेकर 2 तक अपना लगा हुआ है। तो ये पहले वाले इंटीग्रल को हमने यहाँ पर बना दिया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, जैसा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 12 में। अब वही काम यहाँ भी करेंगे, प्लस लगा हुआ है, फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड वाले को जब इंटीग्रेट करेंगे साइन को तो आएगा माइनस कॉस, तो यहां हो जाएगा माइनस का कॉस ऑफ n पाई x अपॉन 4, और x का जो कोफिशिएंट है n पाई बाई 4 वो आ जाएगा डिवाइड में। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसका लिमिट हमारे पास क्या है, 2 से लेकर 4 तक, इसका लिमिट 2 से 4। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 का 0 आएगा, माइनस x का हो जाएगा -1, तो जब -1 यहाँ लिखेंगे अंदर तो ये हो जाएगा प्लस,
माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन 1 को हम लिख नहीं रहे, 1 लिखने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल और सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, तो साइन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा माइनस कॉस, तो ये वापस से आपका बन जाएगा माइनस का कॉस n पाई x अपॉन 4, और जो x का कोफिशिएंट है n पाई बाई 4 वो डिवाइड में आ जाएगा, लिमिट यहाँ 2 से 4 तक इंटू dx, और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। 1/2 पूरे के बाहर है। बस अब कुछ नहीं करना है, जो अंदर ये इंटीग्रल बचे हैं इनको भी इंटीग्रेट कर देना है और उसके बाद लिमिट वगैरह लगाकर सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर ये 1/2 जो है हमारा लिखा हुआ है बाहर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें थोड़ा सा, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो माइनस का बन जाएगा 4x अपॉन n पाई, और यहाँ पर कॉस ऑफ n पाई x अपॉन 4, और लिमिट 0 से लेकर 2 तक, माइनस हम बाहर लिख दे रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसी तरीके से यहाँ पर कॉस को हम दोबारा से इंटीग्रेट करें, कॉस को जब दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा साइन n पाई x अपॉन 4, और एक बार फिर से वही x का कोफिशिएंट n पाई बाई 4 अपॉन में आ जाएगा, तो n पाई बाई 4 एक बार फिर से आएगा तो बनेगा n पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। तो जब ये ऊपर जाएगा n पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, ये कुल मिलाकर इसके अपॉन में आएगा इस तरीके से, तो ये अपॉन में है तो उलट के ऊपर आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर आप करेंगे तो हो जाएगा 16, तो सॉल्व होकर जब भाई ये ऊपर जब आ गया तो ऊपर आएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, एक बार इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक बार और आएगा n पाई बाई 4, तो n पाई बाई 4 का होल स्क्वायर इस तरह बनेगा, लेकिन जब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो उलट जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर n स्क्वायर पाई स्क्वायर ये बन जाएगा। ये हमने रफ में किया था आपको दिखाने के लिए। तो इसका भी वही लिमिट, यहाँ पर क्या लिमिट बताई गई है इसकी, 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट हो गया, बस केवल लिमिट लगानी है बस। उसी तरह यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, ये भी यहाँ पर 4 उलट के ऊपर पहुँच जाएगा, 4 इंटू 4 माइनस एक्स अपॉन n पाई, और यहाँ पर कॉस ऑफ n पाई x अपॉन 4, और ये लिमिट हमने लगा दिया वही अपना 2 से 4 तक, और ये माइनस लगा हुआ है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, तो ये हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा और दूर लिखें, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन n पाई x अपॉन 4, और n पाई बाई 4 x का कोफिशिएंट है तो वो डिवाइड में आएगा, एक बार ये पहले से है एक बार और आ जाएगा, तो n पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, तो जब ऊपर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई उलट जाएगा, तो n पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, तो जैसे इसमें हुआ था उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा, 16 ऊपर आ जाएगा और n स्क्वायर एंड पाई स्क्वायर, और लिमिट यहाँ पर 2 से लेकर 4 तक। बस अब इंटीग्रेट हो गया, केवल लिमिट लगानी है और काम हो जाएगा। तो ये हमारा, अब हम लिमिट लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जब लिमिट लगाएंगे तो x की जगह पुट करना है पहले 2, फिर माइनस लगाकर x की जगह क्या पुट करना है 0, ये जो माइनस लगा हुआ है ब्रैकेट के बाहर ये लगा रहेगा। तो पहले हम x की जगह अपर लिमिट यानी 2 लिखेंगे, तो 2 4 जा 8 अपॉन n पाई, और यहाँ भी x की जगह हम 2 लिखेंगे तो 2 से नीचे 4 कट जाएगा, तो cos n पाई बाई 2। तो पहले अपर लिमिट हमने लगाया, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट, माइनस लगाकर लोअर लिमिट, तो जहाँ x है वहाँ 0, जैसे ही यहाँ 0 रखेंगे पूरा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर भी वही, जहाँ जहाँ x है पहले वहाँ वहाँ हम क्या लिखें
2 लिखें, तो यहाँ पर x की जगह 2 लिखेंगे। ये तो 16 और n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपनी जगह पड़े रहेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर हम लोग x की जगह यहाँ 2 लिखेंगे, तो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन n पाई बाई 2। अपर लिमिट हो गई, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कौन है? 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे? हम 0 लिखेंगे। तो यहाँ तो x है नहीं, यहाँ साइन वाले में जैसे ही यहाँ x की जगह 0 लिखेंगे, साइन 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये बन गया। अब वैसे ही यहाँ भी लिमिट लगाएंगे, ब्रैकेट ये लगा हुआ है, जहाँ पर x है पहले वहाँ 4 यानी अपर लिमिट। जैसे ही यहाँ x की जगह 4 लिखेंगे तो 4 में से 4 गया 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। भाई मल्टीप्लाई में तो 0 हो ही जाएगा। अपर लिमिट रखने पर 0, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 लिखेंगे, तो यहाँ x की जगह 2 लिखेंगे, तो 4 में 2 गया 2 और 2 4 जा 8, 8 अपॉन n पाई। और यहाँ भी x की जगह 2, 2 अपॉन 4, तो नीचे 2 बचेगा, cos n पाई बाई 2, ये हो गया। फिर माइनस लगाकर इसी तरह यहाँ भी लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे तो 16 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपनी जगह पर लिखा हुआ है। यहाँ लिखेंगे हम लोग 4, x की जगह 4, तो जैसे ही x की जगह यहाँ 4 लिखेंगे तो 4 4 कट जाएगा, तो साइन n पाई और माइनस लगाकर फिर x की जगह पर 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। और यहाँ पर x की जगह 2 लिखेंगे, तो ये बन जाएगा साइन n पाई अपॉन 2, ये हो गया। अब इसका हम लोग ब्रैकेट ओपन कर दें और एक लास्ट लाइन हम लोग इसको और बढ़िया से सॉल्व कर लें। इसका हम ब्रैकेट ओपन कर दे रहे हैं, आप लोग चाहे अगली लाइन में लिखिए। जैसे यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो यहाँ लिख ही दे रहे हैं, तो माइनस का 8 अपॉन n पाई और ये कॉस ऑफ n पाई बाई 2। माइनस 0 लिखने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस का 16 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन n पाई बाई 2। और ये माइनस 0 इससे कोई मतलब नहीं है, ये भी इससे कोई मतलब नहीं। ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस माइनस प्लस का 8 अपॉन n पाई कॉस ऑफ n पाई बाई 2, ये ब्रैकेट ओपन हो गया। वैसे यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का 16 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन n पाई। एक्चुअल में साइन n पाई का वैल्यू 0 होता है। साइन n पाई का वैल्यू क्या होता है? 0। तो 0 इंटू 16 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। साइन n पाई का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा 0, तो यहाँ इसको हम 0 लिख दे रहे हैं ये। और ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस माइनस प्लस का 16 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन n पाई बाई 2, ये बन गया। अब इसको हम लोग देख ले, सॉल्व कर ले। यहाँ देख रहे हैं हम लोग प्लस का ये टर्म और ये माइनस का यही बिल्कुल मैच कर रहा है, प्लस और माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया। बस इसके आगे हम लोग थोड़ा सा देख लें, ये 1/2 बाहर लिखा हुआ है, ये जो 1/2 बाहर है ये बाहर ही रहेगा। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बिल्कुल सेम है, तो जब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स 16 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन n पाई अपॉन 2। ये भाई कोई भी चीज़ अगर ये पूरा x है, x प्लस x 2 टाइम्स x हो गया, तो ये 2 टाइम्स हमने ये x लिख दिया था। तो इस तरह bn का वैल्यू हमने निकाला 16 अपॉन
एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन एन पाई बाई 2। तो बी एन का वैल्यू ये आ गया, बस काम खत्म। हमने वैसे ही बोला था पहले, बी एन निकाल लिए, हो गया काम। तो नाउ सो दैट लिख दें, सो दैट यहाँ पर जो हाफ रेंज फूरियर साइन एक्सपेंशन है ये तुरंत आ जाएगा। इसी में बस हम बी एन का वैल्यू यहाँ पुट करने जा रहे हैं और बस काम हो गया। बी एन का वैल्यू क्या है, 16 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन एन पाई साइन एन पाई बाई 2 इंटू, ये पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर, साइन एन पाई एक्स बाई एल। एल का मतलब एल की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 4, तो हम लोग यहाँ पर 4 लिख देंगे। बस हो गया आंसर, काम खत्म इसका। बी एन का वैल्यू उठाकर हमने यहाँ पर पुट कर दिया, एल की वैल्यू 4 हमें पहले से दी हुई थी। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रख रहा है, यहाँ पर जो इसका रेंज लगाया है n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो यहाँ एक चेंज हो जाएगा। यहाँ n बराबर 1 है और बी एन का काउंटिंग 0 से होता है, तो यहाँ बी एन का वैल्यू हम पुट कर चुके हैं, तो बी एन 0 से काउंट हुआ है, तो 0 और 1 में 0 छोटा है, इसलिए अब यहाँ पर n बराबर 0 से काउंटिंग होगी इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है आ जाएगा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो दैट ये है हमारा इसका फाइनल आंसर, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। यहाँ पर एक सीरीज गिवन है, इस सीरीज का कन्वर्जेंस हमें टेस्ट कर कर बताना है। तो सबसे पहले जब इस टाइप की सीरीज गिवन है तो तुरंत सबसे पहले डेलेम्बर टेस्ट हमें लगाना चाहिए, तो वो हमें एक बार यहाँ पर साइड में लिख दे रहे हैं। एक्चुअल में इसको लोग कभी कभी अलग अलग पढ़ लेते हैं कि डी अलेम्बर्ट, लेकिन डी अलेम्बर्ट नहीं, इसको डेलेम्बर्ट एक साथ पढ़ा जाता है, वो ऐसा लिखा रहता है डेलेम्बर टेस्ट। तो डेलेम्बर टेस्ट में ये बताया गया है कि अगर हम लिमिट निकालें किसी सीरीज का n गोज टू इन्फिनिटी पर un+1 यानी n+1th टर्म अपॉन में nth टर्म, और उसका कुछ फाइनाइट लिमिट मान लेते हैं कि आया l। यहाँ पर nth टर्म है और n+1 यानी उससे एक आगे वाला टर्म, तो un+1 अपॉन un का जो रेशियो है उसका लिमिट निकालना है। लेकिन n कहाँ अप्रोच करना चाहिए, जब n बहुत दूर इन्फिनिटी पर अप्रोच करे तब का लिमिट निकाला जा रहा है। तो अगर लिमिट आ रहा है l, तो इफ़ यहाँ पर बताया गया है इफ़ l इज़ लेस देन 1, अगर l का वैल्यू 1 से छोटा है, देन इट इज़ कन्वर्जेंट। तब ये कन्वर्जेंट को हम शॉर्ट में CGT लिख दे रहे हैं, तो तब क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और इसमें है इफ l ग्रेटर देन 1, अगर l का वैल्यू 1 से बड़ा आएगा देन इट इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट को हम शॉर्ट में DGT लिख दे रहे हैं। और अगर l का वैल्यू करेक्ट 1 के बराबर आ गया देन टेस्ट फेल्स, तब ये टेस्ट फेल कर जाता है। तब इसके बाद अगर टेस्ट फेल कर गया तो कोई हम दूसरा स्ट्रॉन्ग टेस्ट लगाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर काम होता है un और un+1 का वैल्यू निकालना। अगर इसमें un निकल गया तो सब काम हो गया। मेन टारगेट है un का वैल्यू, un फाइंड आउट कर लेना। तो यहाँ पर हमारा सीक्वेंस यहाँ पर गिवन है 1+1 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2 4 6 x क्यूब एंड सो ऑन, इस तरह। और x ग्रेटर देन 0 है यानी x कोई पॉजिटिव नंबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ऑब्जर्व करें और un का वैल्यू लिखें, मतलब एक ऐसा जनरल टर्म लिखें
कि जिसमें जब n बराबर 1 पुट किया जाए तो पहला टर्म मिल जाए, n बराबर 2 पुट करें तो दूसरा टर्म, n बराबर 3 पुट करें तो तीसरा टर्म मिलता चला जाए एंड सो ऑन। इस तरीके से बनना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टर्म्स आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, ऑड नंबर मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म को देखने से पैटर्न गड़बड़ हो रहा है, पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो फर्स्ट टर्म को आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। अगर कभी सीरीज है, मतलब कोई सीक्वेंस या सीरीज गिवन है, तो वहाँ पर पैटर्न अगर आपको देखना है तो फर्स्ट टर्म अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ हम फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसको कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर हैं। तो यहाँ से हम लोग देखना शुरू करें तो यहाँ पर 1 लिखा है, फिर 1 into 3 लिखा है, फिर 1 3 5 लिखा है, तो जाहिर सी बात है अगला होगा 1 3 5 7, फिर 1 3 5 7 9। तो मतलब ये ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो nth टर्म अगर लिखें तो nth टर्म आगे चलता जाएगा 1 into 3 into 5 into 7, हाँ ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में कोई ऑड नंबर होगा। तो ऑड नंबर तो इसी तरह होता है 2n-1 टाइप का। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे इवन नंबर का प्रोडक्ट चल रहा है 2, फिर 2 into 4, 2 4 6, फिर 2 4 6 8, ऐसे चलेगा। तो nth टर्म होगा 2 4 6 8, ऐसे चलते चलते किसी इवन नंबर पर खत्म हुआ होगा। इवन नंबर पर, इवन नंबर इस तरह लिखा जाता है। और इंटू x का पावर क्या होगा ये हमें ध्यान से देखना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगर यहाँ पर केवल 1 लिखा है तो x की पावर 1 है। अगर दो लोग मल्टीप्लाई में है 1 into 3 तो पावर 2 है। अगर 1 2 3 नंबर मल्टीप्लाई है तो पावर यहाँ पर कितनी है, 3। तो उसी तरह यहाँ पर हमने n टर्म्स लिखे हैं तो यहाँ पावर कितनी होगी, n। जितने टर्म उतनी पावर। यहाँ 3 टर्म है 1 2 3 तो 3 पावर, 2 टर्म है तो 2 पावर, 1 टर्म है तो 1 पावर। फर्स्ट वाले को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है क्योंकि उससे ऑब्जर्वेशन में कुछ मिल नहीं पा रहा है, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये है बस। अब n+1th टर्म जब लिखना होगा तो ये तो आसान है। nth टर्म अगर अपने आपने लिख लिया तो अगला काम बहुत आसान होगा भाई। n+1th जो अगला टर्म है, n+1th टर्म, उसमें एक टर्म और ज़्यादा होगा क्योंकि हर टर्म में एक एक टर्म बढ़ता जा रहा है, एक एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें एक नंबर और मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके आगे का एक नंबर और लिख देंगे। 2n-1 के बाद वाला ऑड नंबर क्या होगा, 2n+1। ऑड नंबर कैसे मिलेगा भाई, 2 2 का डिफरेंस है, 2 2 बढ़ता जा रहा है। अगर हम 2n-1 में 2 जोड़ दें तो 2n+1 मिला, तो यानी अगला ऑड नंबर 2n+1 होगा। तो हर बार एक एक ऑड नंबर हमें बढ़ाते चले जाना है मल्टीप्लाई में। इसी तरह यहाँ नीचे होगा तो इसी तरह देखकर नीचे वाला टर्म लिख देंगे 2 4 6 8 और यहाँ पर 2n, तो इसके बाद वाला एक टर्म और लिख देंगे 2n+2, क्योंकि ऑड नंबर में 2 2 का गैप होता है। और यहाँ भी n की जगह n+1। ये तो हमारा un और un+1 तैयार हो गया। un+1 में एक टर्म उसके आगे वाला और लिख देंगे, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं एक टर्म मल्टीप्लाई में और बढ़ जाता है। उसी तरह यहाँ पावर भी एक बढ़ जाएगी। तो बस अब काम हो गया। नाउ अब हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी पर un+1 अपॉन un की बाई डेलेम्बर्ट्स टेस्ट। ये हम डेलेम्बर्ट टेस्ट यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। un+1 का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 3 5 7 एंड 2n-1 इंटू 2n+1, और इसके अपॉन में है 2 4 6 8 2n+2 इंटू x टू द पावर n+1। तो un+1 का वैल्यू यहाँ आ गया और इसके पूरे के अपॉन में
un का वैल्यू आ गया 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और 2n माइनस 1, फिर पूरे के अपॉन में 2 4 6 8 एंड 2n और x का पावर n, ये हो गया। तो ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा जो सिमिलर टर्म्स है वो पूरे कैंसिल हो जाएंगे। ये पूरा दिख ही रहा है, इसमें सब पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये पूरा यहाँ तक, इस वाले में ऊपर वाले में केवल यही एक एक्स्ट्रा टर्म हमारा यहाँ पर बचने वाला है 2n प्लस 1 और 2n प्लस 2, इतना ही बचेगा। क्योंकि un प्लस 1 में यहाँ 1 से लेकर n माइनस 1 तक, 2n माइनस 1 तक, ये पूरा यहाँ तक नीचे वाले से मैच कर रहा है। ये इतना पूरा अगर देखा जाए ये और ये ऊपर नीचे का बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ से क्या बचेगा, केवल 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 2, और ये x की पावर n प्लस 1 है और यहाँ x की पावर n है। जब ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, ये और ये कैंसिल। अब यहाँ अगर हम n की जगह डायरेक्ट इन्फिनाइट पुट करें तो यहाँ भी इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ऊपर इन्फिनिटी आ जाएगा, नीचे भी तो इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट आ जाएगा। तो इसका लिमिट निकालने के लिए n कॉमन ले लेंगे, जैसे ये कोई फाइनाइट वैल्यू दे पाए। जब यहाँ से n निकल जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ से हो जाएगा 1 बाई n। उसी तरह यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2। अब यहाँ तो n है नहीं तो वो 2 के अपॉन में आ जाएगा और यहाँ से x की पावर 1 यानी केवल x। अब हम n की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे तो एक फाइनाइट वैल्यू इसकी आ जाएगी। n की जगह यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो केवल 2 बचेगा, 2 प्लस 0 2। उसी तरह यहाँ भी 2 बाई इन्फिनिटी, n की जगह इन्फिनाइट अब लिमिट पुट करेंगे तो किसी भी नंबर को इन्फिनाइट से डिवाइड करेंगे 0, 2 प्लस 0 यहाँ पर 2 आएगा इंटू x, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमें मिला केवल x। अब क्या करें, फाइनाइट लिमिट तो कोई आई नहीं जैसा यहाँ टेस्ट में बताया गया था, तो भाई x की वैल्यू हमें नहीं पता, ये एक वेरिएबल है। तो हम लोग यहाँ पर वैसे ही डलेम्बर टेस्ट का स्टेटमेंट लिख देंगे और छोड़ देंगे। तो हमारा फिर फाइनल आंसर क्या होगा, क्योंकि हमें इसकी x की कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं पता, तो हम लोग लिख देंगे सो दैट इफ x लेस देन 1 देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। आप पूरा लिखिए कन्वर्जेंट को, चाहे हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। और इफ x ग्रेटर देन 1 देन सीरीज इज डाइवर्जेंट, तब सीरीज डाइवर्जेंट होगी। डाइवर्जेंट को हमने शॉर्ट में लिख दिया है DGT। एंड इफ, और अगर हमारा x जो है 1 के बराबर आया देन सीरीज, देन टेस्ट फेल्स लिख देंगे, तब तो कुछ पता ही नहीं चल पाएगा, तब टेस्ट फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि x की जैसी वैल्यू हमें मिलेगी हम वैसा डिसीजन लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का A है, 6 का पहला पार्ट। इसमें बोला शो दैट, यहाँ पर एक गिवन है फंक्शन e टू द पावर x और ब्रैकेट में है x cos y माइनस y sin y। तो यहाँ पर एक फंक्शन है, तो इसे शो करना है कि ये फंक्शन इज अ हार्मोनिक फंक्शन। इसे प्रूव करना है कि ये हार्मोनिक फंक्शन है, पहला काम तो ये है। दूसरा, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन, एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन निकालना है। एनालिटिक फंक्शन मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन निकालना है, फॉर विच, जिसके लिए ये यही चीज़ वापस से लिखा है, मतलब एक ऐसा फंक्शन निकाल कर बताना है जिसका ये क्या हो, इमेजिनरी पार्ट हो। तो सबसे पहला काम तो ये जो फाइंड द लिखा है वो दूसरा पार्ट है। सबसे पहला काम तो हम इस गिवन फंक्शन को हम प्रूव करें कि वो हार्मोनिक है। तो इसको हम लेट करेंगे
लेट v इज इक्वल टू, इसको हम मान ले रहे हैं कि एक v बराबर ये क्या है, x cos y माइनस y sin y। इसको हम u भी मान सकते थे, v इसलिए माने हैं क्योंकि u जो है रियल पार्ट को बोलते हैं, v इमेजिनरी पार्ट को। तो अभी आगे चल के जो है रियल पार्ट उसका कुछ और आएगा, क्योंकि इसको प्रूव भी करना है कि वो इमेजिनरी है, तो नाम लिखना है, चाहे u लिखे चाहे v, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट इसको प्रूव करना भी है, मतलब दिखाना है कि ये किसी फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट है, तो v ही मान ले रहे हैं, मानने में कोई दिक्कत नहीं, u v w कुछ भी माना जा सकता है। तो फिलहाल इसको हमने v के बराबर मान लिया इसी फंक्शन को। तो अब हम प्रूव करेंगे कि ये हमारा क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए प्रूव करना होगा कि ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लाप्लास इक्वेशन क्या है, del 2v बाय del x स्क्वायर प्लस del 2v बाय del y स्क्वायर, इसके बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो पहले हम v को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 बार पार्शियली, और फिर इसी v को y के रिस्पेक्ट में 2 बार पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि डेल लगा है, डेल मतलब पार्शियल डेरिवेटिव इसका निकालना है, और दोनों का सम 0 के बराबर होना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, लाप्लास इक्वेशन। तो लाप्लास इक्वेशन को अगर v सेटिस्फाई करेगा, यानी इतने पूरे का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो तुरंत प्रूव हो जाएगा कि ये फंक्शन क्या है, हार्मोनिक है। तो बस हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, del v बाय del x निकालेंगे। भाई पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, तो आ जाएगा del 2v बाय del x स्क्वायर। उसी तरह del v बाय del y स्क्वायर निकालेंगे, तो नाउ del v बाय del x निकालेंगे, मतलब v को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। जब x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाला जाएगा, इसका मतलब y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा। तो ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे और y को कांस्टेंट मानेंगे। तो यहाँ पर हम e की पावर x को पूरे को फर्स्ट फंक्शन मान ले रहे हैं, और इस पूरे ब्रैकेट को सेकेंड फंक्शन मान ले रहे हैं। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये पूरा ब्रैकेट सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, और पहले फर्स्ट वाले को रोक कर सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट को हमने रोक दिया, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली। तो x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, और cos y हमारे लिए कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहता है तो वो मल्टीप्लाई में ही पड़ा रहता है, उसको कुछ किया नहीं जाता। और फिर माइनस लगाकर, इसमें तो x है ही नहीं, तो ये हमारे लिए प्योर पूरा शुद्ध कांस्टेंट है, तो वो 0 हो जाएगा। तो हमने पहले वाले को रोक कर दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दिया है x के रिस्पेक्ट में, और प्लस दूसरे वाले को रोक कर पहले वाले को करेंगे। तो अगर पहले वाले को पहले दूसरे को वैसे ही लिखना है, पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है, तो जब पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और दूसरा वाला रोक देना है उसको, तो वैसे ही पड़ा रहने देंगे। तो ये पहले वाले को रोक कर दूसरे को किया, और दूसरे को हमने रोक दिया, कुछ नहीं किया। अब पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर x का, तो e की पावर x आएगा। थोड़ा सा इसको हम और बढ़िया से सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद फिर निकालते हैं। e टू द पावर x हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ से क्या बचेगा, केवल cos y बचेगा। अब 1 इंटू cos y, 0 से कोई मतलब नहीं, और प्लस का यहाँ से x cos y माइनस y sin y। तो अब ये थोड़ा सुंदर बन गया देखने में। दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली वी गेट x के रिस्पेक्ट में इसको वापस से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो del v बाय del x स्क्वायर। ये तो फिर से वैसे ही करेंगे, e की पावर x को पूरे को, मतलब e की पावर x को हम फर्स्ट मानेंगे और उस पूरे ब्रैकेट को सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। तो फर्स्ट वाले को हम रोक देंगे,
वही प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले को रोक कर दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, फिर दूसरे वाले को रोक देंगे और पहले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब इसके अंदर जाना है और x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो पहले को रोक कर दूसरे वाले का, तो यहाँ आएंगे दूसरा वाला ये है, इसको जब ये ब्रैकेट पूरा है दूसरा फंक्शन, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos y, अब ये y तो हमारे लिए पूरा y वाला क्या है, प्योर कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा। और जब यहाँ पहुँचेंगे तो x का हो जाएगा 1, cos y कांस्टेंट है लेकिन मल्टीप्लाई में है, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो वैसे ही पड़ा रहेगा। और ये तो हमारे लिए शुद्ध कांस्टेंट है क्योंकि y के टर्म्स में लिखा है पूरा, तो वो 0 हो जाएगा। फिर प्लस, तो पहले वाले को रोक कर दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं, और प्लस अब पहले वाले को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और दूसरे वाले को रोक दिया जाएगा, मतलब दूसरे वाले को वैसे ही लिख देना है जैसा हमारा प्रोडक्ट रूल हम लोग लगाते हैं वैसे ही। अब यहाँ से और यहाँ से e टू द पावर x हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा, केवल cos y, और प्लस यहाँ से भी हमारा बचेगा cos y प्लस x cos y माइनस y sin y। ये थोड़ा सा इसको हम एक लाइन और लिख दें तो इसकी सुंदरता थोड़ी और बढ़ जाए, तो cos y हो जाएगा 2 टाइम्स cos y प्लस x cos y माइनस y sin y। तो ये हमने निकाल लिया del 2v बाय del x स्क्वायर, इसको हम बना दे रहे हैं इक्वेशन 1। एंड तो ये हमारा पहला काम तो हो गया। अब v को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले हम निकालेंगे del v बाय del y, v को y के रिस्पेक्ट में अब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो यही काम यहाँ भी होगा, बिल्कुल वैसे ही। e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड मानेंगे, लेकिन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x हमारे लिए इस बार शुद्ध प्योर कांस्टेंट होगा, तो फर्स्ट वाले को रोक देंगे और सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। इस बार हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x हमारे लिए कांस्टेंट अपनी जगह पर वैसे ही पड़ा रहेगा। cos y का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन ऑफ y, ये हो गया। फिर जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ लगेगा भाई y के रिस्पेक्ट में कर रहे तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, y को रोक कर साइन y का करेंगे तो cos y, और cos y को साइन y को रोक कर जब y का कर देंगे तो 1 आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई करने से कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ दोनों फंक्शन y के, तो y को रोक कर साइन का किया, फिर साइन को कुछ नहीं किया और y का किया, तो y का तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं मिलेगा। हम ये ब्रैकेट भाई लगाए थे यहाँ पर क्योंकि माइनस लगाए, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो ये हम ब्रैकेट अगर ओपन कर दें तो ये माइनस यहाँ अंदर पहुँच जाएगा, ये हो गया। उसके बाद प्लस, तो फर्स्ट वाले को रोक कर सेकेंड का डिफरेंशिएशन हमने ये कर दिया। अब क्या करना है, अब सेकेंड वाले को कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाले को हमें डिफरेंशिएट कर देना है। तो अब ध्यान से हम देखें, अगर हम सेकेंड वाले को रोक दें और फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हमारे लिए क्या है, प्योर कांस्टेंट है। इसको रोक कर भाई पहले वाले को रोक दिया और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दिया। अब दूसरे वाले को कुछ नहीं करना है, पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है, e की पावर x को किसके रिस्पेक्ट में, y के, तो e का पावर x हमारे लिए कांस्टेंट है, तो वो हो जाएगा 0। इसको डिफरेंशिएट करेंगे 0 इंटू में, ये लिखने से क्या फायदा, पूरा 0 ही हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ये तो एक ही लाइन में खूब बढ़िया सुंदर सा आ गया। अब दोबारा से वही काम करेंगे, इसको वापस से हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वही काम, इसको रोक कर चाहे तो हम तीनों में से माइनस कॉमन ले लें तो ये बहुत बढ़िया सुंदर बन जाए। माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए, एक लाइन इसको अगर हम लोग लिख लें तो ये बढ़िया से और आसान काम बन जाए, नहीं बार बार ब्रैकेट लगाना पड़ेगा।
एक लाइन इसको हम लोग बढ़िया से लिख ले रहे हैं। डेल वी बाय डेल वाई, माइनस हम सब जगह से कॉमन ले रहे हैं, तो ये बनेगा एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई प्लस साइन वाई। अब बढ़िया है, अब कितना ये बढ़िया सुंदर लग रहा है। तो अब इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में पार्शियली। ये हो गया, माइनस बाहर चुपचाप पड़ा रहेगा, वो सब में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट वाले को रोककर इस पूरे ब्रैकेट को सेकेंड हम मान रहे हैं, ये फर्स्ट है और ब्रैकेट पूरा सेकेंड फंक्शन है। तो फर्स्ट वाले को रोककर सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे, वो भी y के रिस्पेक्ट में। तो x इस यहाँ पर शुद्ध कांस्टेंट है, वो पड़ा रहेगा, और साइन y का हो जाएगा कॉस y। यहाँ पर y दोनों है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, y को रोककर जब कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन y, माइनस साइन y, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और प्लस कॉस y को रोककर कॉस का किया। अब कॉस को रोककर जब y का करेंगे तो y का 1 आएगा, इनटू में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस साइन y को रोक दें, मतलब अब साइन y करेंगे तो साइन y का आ जाएगा कॉस ऑफ y, और प्लस फर्स्ट को रोककर सेकंड को किया। और अब अगर हम सेकंड वाले फंक्शन को रोक दें और फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करें, फर्स्ट वाला कौन है e की पावर x, और e की पावर x को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x वाला हमारे लिए शुद्ध प्योर कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसके इनटू में जो सेकंड फंक्शन लिखा है वो पूरा 0, तो पूरा ही 0 हो जाएगा ये। तो इसको हम एक लाइन खूब बढ़िया से और लिख लें, डेल 2v बाय डेल वाई स्क्वायर, यहाँ e टू द पावर x लिखा है, और इस माइनस को हम धीरे से अंदर मल्टीप्लाई कर दे पूरे में और बस ऐड कर दें, तो यहाँ माइनस जाएगा, माइनस का x कॉस y माइनस माइनस प्लस का y साइन y माइनस का कॉस y 2 कॉस y, और ये माइनस अंदर सब में मल्टीप्लाई हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये हमारा है, यानी इसको और इसको अगर हम ऐड कर दें तो ये लाप्लास इक्वेशन बन जाए हमारा, और बराबर में अगर 0 आ गया तो हार्मोनिक फंक्शन प्रूव हो गया। एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले से ऐड होगा और राइट वाला राइट से, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से ऐड हो गया है और राइट वाले को राइट वाले से ऐड करेंगे। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे ये पूरा इसके साथ ऐड होगा, तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ से और यहाँ से हम e टू दी पावर, यहाँ अगली लाइन में हम लिख रहे हैं e टू दी पावर x हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा 2 cos y प्लस x cos y माइनस y साइन y। यहाँ से e का पावर x और यहाँ से e का पावर x बाहर हो चुका है, तो ब्रैकेट में बचेगा इतना और प्लस इतना, तो ये क्या है आगे हम लिख रहे हैं माइनस का x cos y एंड प्लस y साइन y और माइनस का 2 cos y। बस अब देख रहे हैं काट कूट हो रहा है कि नहीं, ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस x cos y माइनस प्लस एक्स वाई कैंसिल। इसमें कितना मज़ा आता है जब सब कैंसिल हो जाता है, तो कितना बढ़िया लगता है, मन को बहुत सुकून मिलता है काटने में, क्योंकि जब कैंसिल हो जाता है तो सिंप्लीफाई हो जाता है। तो अंदर पूरा कैंसिल हो गया, तो e का पावर x
और अंदर क्या बचा, कुछ नहीं, 0, तो पूरा 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर लिया कि v जो है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां हम स्टेटमेंट एक लाइन में लिख देंगे, सिंस इट सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन, since it satisfies Laplace equation, so that it is a harmonic function। तो ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा। अब इसी क्वेश्चन में फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा एनालिटिक फंक्शन है जिसका ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको हम लोग इसको रफ करके और इसी के आगे हम लोग इसका सेकेंड वाला पार्ट प्रूव करेंगे। और इसमें से कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत भी हमें पड़ेगी, जैसे डेल वी बाय डेल एक्स है और कुछ डेल यू अपॉन डेल एक्स है, डेल वी बाय डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई, इनकी ज़रूरत पड़ेगी इसको प्रूव करने में। तो वो हम लोग यहाँ पर पहले से ही नोट करके रखेंगे और सेकेंड वाला पार्ट अभी प्रूव कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन 6A का ही दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द एनालिटिक फंक्शन, एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन निकालिए जिसका इमेजिनरी पार्ट ये हो। इसी के बारे में कह रहा है, यही चीज़ यहाँ लिखा है, मतलब उल्टा पूछ रहा है। जैसे हम लोगों को यहाँ पर फंक्शन दिया रहता है, जैसे एक सबसे छोटा हम लोग ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर कोई एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन यहाँ पर गिवन है, तो इसका रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। ये बताना कितना आसान है, अगर पूरा फंक्शन गिवन है तो रियल पार्ट ये होगा, इमेजिनरी पार्ट ये होगा, तुरंत हमने बता दिया। लेकिन क्वेश्चन में उल्टा पूछ रहा है, केवल ये इमेजिनरी पार्ट बताया है जो आयोटा के मल्टीप्लाई में है, वो एक्चुअल में ये है। केवल हम लोगों को इमेजिनरी वाला हिस्सा यानी y वाला पार्ट बता दिया है। अब पूरा फंक्शन हम लोगों से पूछ रहा है कितना होगा, उल्टा पूछ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि केवल रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट दे दिया जाए और पूरा फंक्शन पूछ लिया जाए। तो इसके लिए हम लोग मिल्न थॉमसन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट में ही यहाँ से डेल वी बाय डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई का इस्तेमाल, मतलब इसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था। तो ये यहाँ पर हमने पहले से ही नोट यहाँ पर कर रखा है। इसके पहले अभी आपने देखा था कि कैसे इसको हम लोगों ने हार्मोनिक प्रूव किया था, तो उसी में ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, तो उसी का यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो एक्चुअल में जो डेल वी अपॉन डेल वाई है, इसको हम लोग साई 1 एक्स वाई कहते हैं और डेल वी बाय डेल एक्स को हम लोग साई 2 एक्स वाई कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, ये हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू जेड एंड y इज इक्वल टू 0। जब भी कभी रियल या केवल रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट गिवन हो, तो जो भी पार्ट गिवन हो, अगर रियल पार्ट दिया होता तो उसके लिए भी वही मिल्न थॉमसन मेथड लगाते, लेकिन फॉर्मूला दूसरा यूज़ होता। जब किसी क्वेश्चन में आएगा कि रियल पार्ट दिया हो तो वो भी बता देंगे। अभी इसमें इमेजिनरी पार्ट गिवन है और फंक्शन निकालना है, तो जो भी पार्ट दिया हो उसको एक बार x के और एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए। तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट था, तो उसको हमने v मान लिया था और एक बार हमने उसको x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया और उसको y वाले को साई 1 और x वाला जो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया उसको साई 2 माना जाता है। मिल्न थॉमसन मेथड अप्लाई करने के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ z और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देना चाहिए। तो हम पहले पुट करके साई 1 का वैल्यू निकालेंगे z, 0 पर, क्योंकि x की जगह क्या लिखना है z और y की जगह क्या लिखना है 0। तो ये हम लोग पहले निकाल लें, कैलकुलेट कर लें, उसके बाद मिल्न थॉमसन मेथड अप्लाई कर लेंगे। तो पुट करते हैं जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ z और y की जगह 0।
तो x की जगह यहाँ z लिखेंगे और y की जगह 0। जब यहाँ 0 लिखेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो पूरा ही 0 बन गया। यहाँ y की जगह 0 तो ये पूरा 0 बन गया, और यहाँ y की जगह 0 तो ये पूरा ही 0 आ गया। तो psi1 एट z0 क्या है, 0 ही है। ये हम लोगों ने निकाल लिया। एंड अब psi2 निकालेंगे एट z0। ये हमारा है psi2, x की जगह पर z और y की जगह 0। तो y की जगह 0 तो यहाँ cos 0 कितना आ जाएगा 1, और यहाँ x की जगह z cos 0 1, और यहाँ y की जगह 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया psi2 z0 e टू द पावर z, और ब्रैकेट में यहाँ से z आएगा और +1। तो ये हम लोगों ने psi1 psi2 एट z, 0 कैलकुलेट कर लिया है बस। तो ये अगर निकल आया और ये निकल आया तो फिर काम बहुत आसान है। तो अब नाउ बाई मिल, इसको एक्चुअल में मिलने नहीं पढ़ा जाता है, मिल्न पढ़ते हैं, ई नहीं पढ़ते, मिल्न, मिल्न, मिलने नहीं, मिल्स, मिल्न थॉम्सन मेथड। तो इसको हम लोग बाय मिल्न थॉम्सन मेथड लगाएंगे। तो इसके लिए बताता है, फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर इंटीग्रल psi1 एट z0 dz प्लस आयोटा, फिर इंटीग्रल psi2 एट z0 dz प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। psi1 का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 0 है। जब यहाँ 0 रखकर इंटीग्रेट करेंगे तो 0 ही आएगा। और यहाँ पर psi2 z0 का क्या वैल्यू है, e टू द पावर z, और ब्रैकेट में z प्लस 1 dz प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये तो 0 ही है, और यहाँ पर लगेगा ये हमारा आयोटा है, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर आइलेट लग रहा है, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे z के रिस्पेक्ट में, तो z का 1 बाकी 0, और इंटू e टू द पावर z dz प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब ये 1 इंटू ई का पावर z है, तो e की पावर z का इंटीग्रेशन e की पावर z ही होगा। तो यहाँ पर f ऑफ z इज इक्वल टू आगे आ जाएगा आयोटा, और ब्रैकेट में z प्लस 1 e टू द पावर z माइनस e टू द पावर z का इंटीग्रल e टू द पावर z ही होगा, एंड प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। e टू द पावर z को हम लोग कांस्टेंट मतलब कॉमन लेकर बाहर कर लें, तो z प्लस 1 माइनस 1, यहाँ से और यहाँ से e का पावर z बाहर हो जाएगा। तो ये बन गया आयोटा e टू द पावर z, और ये कैंसिल, तो z प्लस c। तो चाहे इसको हम लोग थोड़ा सा और बढ़िया से लिख लें, आयोटा इंटू z इंटू ई टू द पावर z प्लस c। तो यही हमारा वो रिक्वायर्ड फंक्शन है, वेयर जहाँ पर z बराबर अपना वही पुराना शिकार x प्लस आयोटा y। तो ये f ऑफ z यही हमारा वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसको पूछ रहा था। इसी फंक्शन का रियल पार्ट कौन होगा, ये होगा। अगर उसको और एक्सपेंड किया जाए तो यहीं पर आपको छोड़ देना है,
ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद हमारा 6B है। 6B क्वेश्चन में पूछ रहा है डिफाइन एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन देना है एंड उसके बाद शो करना है कि एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड मॉड जेड इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर। तो सबसे पहले हम बताएंगे डेफिनेशन की एनालिटिक फंक्शन क्या होता है और उसके बाद प्रूव करेंगे कि जेड मॉड जेड क्या है, एनालिटिक नहीं है, इज नॉट एनालिटिक। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देंगे क्या, एनालिटिक फंक्शन की। तो लेट कर लेते हैं कि एफ ऑफ जेड बी अ, मान लेते हैं कि एफ ऑफ जेड बी अ सिंगल वैल्यूड, ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है इन आ डोमेन डी। तो हमने मान लिया कि एफ ऑफ जेड क्या है, एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है इन आ डोमेन डी। किसी डोमेन डी में एफ जेड एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। सिंगल वैल्यूड का मतलब दो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स या कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स नहीं मिलेंगे जिन पर फंक्शन का वैल्यू क्या हो, सेम हो, हर पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू देगा। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है इन अ डोमेन डी, देन तब क्या होगा, देन एफ ऑफ जेड इज सेट टू बी एनालिटिक। तब हम लोग बोलेंगे कि अगर वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तब हम बोलेंगे कि एफ ऑफ जेड क्या है, एनालिटिक है एट z0 इन डी। एट z0 का क्या मतलब है, z0 कोई पॉइंट है डोमेन डी के अंदर, कोई पॉइंट z0 है, उस पॉइंट z0 पर ये क्या कहलाएगा, एनालिटिक कहलाएगा। if it is differentiable अगर ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, नॉट ओनली एट z0, केवल z0 पर ही डिफरेंशिएबल ना हो, नॉट डिफरेंशिएबल नॉट ओनली एट z0 बट also in some neighborhood of z0। तो कोई फंक्शन एनालिटिक कब कहलाएगा, जब वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो और अपने डोमेन डी के किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो और उस पॉइंट के नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल हो, तब हम बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। तो ये हो गया हमारा एनालिटिक फंक्शन का डेफिनेशन। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसके सेकंड पार्ट में एक फंक्शन गिवन है z इंटू मॉड जेड। इसको दिखाना है कि ये नॉट एनालिटिक एनीवेयर, ये कहीं भी किसी भी पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पहले फंक्शन लिख ले रहे हैं, गिवन दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड इंटू मॉड जेड। इसको हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कॉची रीमान इक्वेशन। अगर ये कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये एनालिटिक नहीं है। तो हम लोग कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करवाएंगे इससे, और ये नहीं कर पाएगा तो फिर ये एनालिटिक नहीं होगा। तो कॉची रीमान इक्वेशन क्या है, वो डेल यू बाय डेल एक्स इसमें बराबर होता है डेल वी अपॉन डेल वाई के, और दूसरा कंडीशन है यू वी और एक्स वाई, दूसरे वाले में वाई पहले आ जाएगा और एक्स उस साइड हो जाएगा, और यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस आप उधर भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल करेगा ये, तो फिर ये क्या होगा, तब तो ये एनालिटिक प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट है इसको एनालिटिक प्रूव नहीं करना है, नॉट एनालिटिक। तो देखेंगे हम लोग कि अगर ये कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया, मतलब ये दोनों बराबर नहीं आए या तो ये दोनों बराबर नहीं आए,
तो प्रूव हो जाएगा कि ये एनालिटिक नहीं है। तो बस सिंपली इसको थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई करें। इसमें हम लोग पुट करेंगे पहले z की जगह वही अपना पुराना शिकार z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर z की जगह x प्लस आयोटा वाई है तो मॉड z क्या होगा? तो मॉड z एक्चुअल में होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हम वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड की वैल्यू और मॉड जेड की वैल्यू। तो ये मॉड जेड हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट को हम पावर 1/2 लिख सकते हैं। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, या रूट ही पड़ा रहने दे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंडर रूट में इसको पड़ा रहने दे रहे हैं, चाहे पावर आप 1/2 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करना चाहते हैं। तो ये अंडर रूट एक बार x में मल्टीप्लाई होगा, x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब क्या होता है, रियल वाले पार्ट को ही हम लोग u कहते हैं, जो वहाँ इक्वेशन में u और v लिखा हुआ है, तो रियल पार्ट को हम लोग u बोल देते हैं और इमेजिनरी वाले पार्ट को v। तो ये हमारा u और v तैयार हो गया। थोड़ा सा इसको अगर हम और सुंदर बनाना चाहें तो अगर इस x को हम रूट के अंदर ले जाएं, जब कोई चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर जाता है तो वो स्क्वायर हो जाता है। तो जब x अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। उसी तरह यहाँ जब y रूट के अंदर जाएगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें आएगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाएगा, उसको हम बाद में लिख दे रहे हैं। और यहाँ ये वाई स्क्वायर वाई की पावर 4। तो थोड़ा ये दोनों देखने में अच्छा लगने लगेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला बाद में थोड़ा सिस्टमेटिक लगेगा। तो ये हमने यहाँ पर इसको निकाल लिया u और v। तो नाउ अब हम डेल u बाय डेल एक्स और डेल v अपॉन डेल y निकालेंगे और देखेंगे दोनों बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है तो फिर ठीक है, इसको चेक करेंगे। दोनों में से अगर कोई एक भी गड़बड़ हुआ तो फिर ये नॉट एनालिटिक हो जाएगा। तो पहले तो हम फर्स्ट वाला ही चेक करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे डेल u बाय डेल एक्स। u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये अंडर रूट में लिखा है, हम लोग को पता है कि अंडर रूट x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट x होता है। ये रफ वर्क है, बीच में ऐसे हम लिख दे रहे हैं। तो ये रूट और इस पूरे को x मानेंगे, तो रूट x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट x, ये पूरा हमारे लिए x है। उसके बाद चेन रूल से हम इसके अंदर घुस जाएंगे और जब इसके अंदर जाकर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 4x³ प्लस x के रिस्पेक्ट में हम पार्शली कर रहे हैं तो y हमारे लिए कांस्टेंट है। तो y कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई में वो चुपचाप पड़ा रहेगा। तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू वाई स्क्वायर, ये बन गया। तो थोड़ा सा इसको हम और बढ़िया सा जितना ये सॉल्व हो पाए कर ले रहे हैं। यहाँ से और यहाँ से हम लोग 2x कॉमन ले, अगर यहाँ से हम 2x कॉमन ले लिए तो बचेगा 2x स्क्वायर और यहाँ से प्लस का y स्क्वायर और यहाँ 2 लिखा है। यहाँ से और यहाँ से हम x स्क्वायर कॉमन लें, जैसे ये पहले बना था, ये यही चीज़ तो है। तो अगर इसमें हम x स्क्वायर कॉमन लेके बाहर लाएं तो वापस से ऐसे बन जाएगा। तो इसको हम पहले की तरह ही यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि डिफरेंशिएट कर चुके हैं, तो अब इसको अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया।
तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया हमारा 2x² प्लस y² अपॉन अंडर रूट में x² प्लस y²। ये हम लोगों ने डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लिया है एंड डेल यू अपॉन डेल वाई भी निकालेंगे, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी, क्योंकि ये चाहिए हमें, ये निकाल लिया हमने, अब ये निकालेंगे। वी को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, वी को वाई के रिस्पेक्ट में। तो ये वाई के वी की वैल्यू है, तो अंडर रूट में है रूट और ये पूरा एक्स है, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स। इसे हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अब चेन रूल से रूट के अंदर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y की पावर 4 का 4y³ और x² हमारे लिए कांस्टेंट है तो अपनी जगह पर पड़ा रहेगा चुपचाप, और y² का होगा 2y। तो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही ये भी सिंप्लीफाई होगा, इसमें से हम 2y कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2y निकल जाएगा, तो 2y² प्लस x²। और इसको भी जैसे ये, इसको हम पहले की तरह वापस से लिख देंगे, 2 अपनी जगह पर लिखा है, y बाहर आ जाएगा, x² प्लस y², तो ये और ये कैंसिल, तो डेल वी अपॉन डेल वाई का वैल्यू आ जाएगा 2y² प्लस x² अपॉन अंडर रूट x² प्लस y²। तो अब हम इन दोनों को मिलाते हैं, इनकी दोनों की शक्ल। तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ 2 नीचे वाला डेनोमिनेटर तो मैच कर रहा है लेकिन ऊपर वाला न्यूमरेटर मैच नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर नहीं है, फर्स्ट वाली कंडीशन को ही ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया। दिस इंप्लाइज दैट इट इज नॉट एनालिटिक, इसीलिए ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो ये हमारा 6B वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद 7 का A वाला पार्ट है। इस क्वेश्चन में बताया गया है एक्सपैंड करना है कि यहाँ पर गिवन फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू z अपॉन z-1 इंटू 2 - z। ये यहाँ पर फंक्शन गिवन है, तो इसका हमें लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन करना है। दो यहाँ पर कंडीशन बताया है, जब मॉड ऑफ z-1 ग्रेटर देन 1 हो और मॉड ऑफ z-2 0 और 1 के बीच में हो तब। तो इसका A और B दो पार्ट यहाँ पर गिवन है। तो पहले इसको हम A वाले के लिए भी एक्सपांड करेंगे और B वाले के लिए भी, लेकिन उसके पहले हम लोग इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लें, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको ब्रेक कर लिया जाए। तो यहाँ पर पहले हम गिवन क्या है वो नोट कर लेते हैं। यहाँ पर गिवन है f ऑफ z इज इक्वल टू z अपॉन z-1 इंटू 2 - z। तो सबसे पहले हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जब आए तो इसी तरह पहले इसको ब्रेक कर लेना चाहिए। तो पहले इसको हम ब्रेक करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, तो z अपॉन z-1 इंटू 2 - z, इसके बराबर में हम मानेंगे a अपॉन z-1 प्लस b अपॉन 2 - z। ये हम इसको एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन इस तरीके से ब्रेक किया जाता है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो हमें a और b का वैल्यू डिटरमाइन कर लें अगर, तो ये इस तरीके से स्प्लिट करके लिखा जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा z-1 और ये 2 - z अपनी जगह पर लिखा हुआ है। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो a के मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ 2 - z और b के मल्टीप्लाई में आ जाएगा z-1
और पूरे के अपॉन में z माइनस 1 इंटू 2 माइनस जेड। तो ये वाले से ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा z इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस जेड प्लस b इंटू जेड माइनस 1। तो अब हमें यहाँ पर a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान तरीका है। तो पहले यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग z इज इक्वल टू 2। पहले z बराबर 2 पुट करेंगे। क्यों, यहाँ क्लियर बिल्कुल दिख रहा है कि z की जगह जैसे ही यहाँ 2 रखेंगे 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा और b वाला केवल b बचेगा, b की वैल्यू निकल आएगी। तो z की जगह 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे और जैसे ही यहाँ 2 रखेंगे 2 में से 2 गया 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 यानी 1, तो b बराबर हमने निकाल लिया 2। उसके बाद पुटिंग z इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ क्लियर दिख रहा है एक्चुअल में दोनों के रूट्स निकाल लिए जाते हैं। एक बार यहाँ से रूट निकाल लिया जाता है तो 2 आएगा, एक बार यहाँ से रूट निकाल लेंगे तो 1 आएगा, वही रूट पुट कर देते हैं। तो एक बार z की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और जब यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह हमने a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो नाउ यहाँ पर जो हमारा फंक्शन f ऑफ z था, f ऑफ z फंक्शन इस तरीके से था, इसको हमने ब्रेक करके ऐसा बनाया। यही फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है f ऑफ z की वैल्यू, तो ऐसा हमने बना लिया था इसको। तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन z माइनस 1 और b का वैल्यू हमने कितना निकाला है 2, तो यहाँ पर b का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये बन गया। थोड़ा सा हम इसको और बढ़िया सुंदर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ से हम नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो z वाला प्लस में हो जाएगा और 2 माइनस में, और वो जो माइनस बाहर आएगा वो यहाँ हम बीच में लगा देंगे। अब ये मतलब थोड़ा सिस्टम से हो गया z माइनस 1 z माइनस 2। तो अब हम बारी बारी एक्सपेंड करेंगे, पहले a वाले के लिए फिर b वाले के लिए। तो अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो पहले हम पार्ट a के लिए इसको एक्सपेंड करेंगे। तो रीअरेंजिंग द गिवन फंक्शन वी हैव, तो गिवन फंक्शन को हम रीअरेंज करेंगे। ये वाले फंक्शन को जो हमने इसको थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करके इस तरह बना लिया जैसे इसका लॉरेंट एक्सपेंशन करने में आराम रहे। तो हम पहले यहाँ पर मॉड z माइनस 1 बोला है तो z माइनस 1 के टर्म्स में इसको पूरा लिखेंगे और तब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि हम a वाला पार्ट कर रहे हैं तो इसमें z माइनस 1 के टर्म्स में ही इसे अरेंज करना होगा। तो इसे हम कैसे अरेंज करेंगे वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये तो लिखा ही हुआ है पहले से ही z माइनस 1 की तरह ये बना ही हुआ है। दूसरे वाले टर्म को भी हम z माइनस 1 बनाएंगे। इसको हम बनाएंगे z माइनस 1 एंड माइनस 1, माइनस 2 को हम यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे माइनस 1 एंड माइनस 1। तो अब हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन z माइनस 1 और यहाँ से ये 2 अपनी जगह पर लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 टर्म है हमारे पास, ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म। इसको हम पहला z माइनस 1 को पहला टर्म मान रहे हैं और माइनस 1 को दूसरा टर्म। अब z माइनस 1 हम कॉमन लेंगे, तो z माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया। तो ये तो 2 बाहर लिखा ही हुआ है, यहाँ नीचे से हम z माइनस 1 कॉमन ले रहे हैं। 2 हम बाहर कर चुके हैं तो अंदर 1 ही बचेगा, 2 1 जा 2 वापस से आ जाएगा। तो यहाँ से जब z माइनस 1 निकल गया तो क्या बचा 1,
ये पूरा यहाँ से z माइनस 1 निकल गया, तो इस जगह पर इतनी जगह पर क्या बचा, 1 बचा। और ये वाले 1 के पास तो z माइनस 1 है नहीं, तो जब नहीं है तो उसके अपॉन में आ जाएगा ऐसा। अब आप देखिए जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो z माइनस 1 आएगा, फिर माइनस लगाकर z माइनस 1 यहाँ आएगा, तो कैंसिल होकर वापस से इस तरह बन जाएगा। तो अब ये जो बाहर लिखा है अलग से, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसको हम चुपचाप वैसे ही पड़ा रहने देंगे। अब इसको हम ये जो डेनोमिनेटर में लिखा है, इस डेनोमिनेटर को अगर हम ऊपर ले आए तो ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 की होल पावर माइनस 1। इस नीचे वाले को डेनोमिनेटर को अगर हम ऊपर लाएंगे तो होल पावर क्या बन जाएगा, -1। बस काम हो गया। अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस इसके लिए हम फॉर्मूला रिकॉल करा दें। अगर यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर -1 है तो इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ये एक्सपेंशन होता है, तो ये इनफाइनाइट एक्सपेंशन है, इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। तो यहीं पर हम लोग लगाएंगे, ये हमारा 1 माइनस और ये क्या है, x है, तो 1 माइनस ये पूरा x है हमारे लिए, 1 अपॉन z माइनस 1 x है। इसी पर इसको लगा देंगे, जो हमने फार्मूला सामने लिख रखा है यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया जाएगा। तो 1 अपॉन यहाँ पर z माइनस 1 है और माइनस का 2 अपॉन z माइनस 1, और ब्रैकेट में इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस x मतलब 1 अपॉन z माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर करने से तो कुछ मिलेगा नहीं, z माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 1 अपॉन z माइनस 1 का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो बिल्कुल x की जगह हमारा पूरा क्या है, 1 अपॉन z माइनस 1 है। ये हो गया। तो अब इसके बाद हम लोग इसका एक लाइन और लिख देंगे बढ़िया से, ये माइनस का 2 बाहर लिखा रहेगा और ये जो अपॉन में z माइनस 1 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सब जगह मल्टीप्लाई होगा हर टर्म में, तो 1 अपॉन z माइनस 1 हो जाएगा। और जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो z माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ होगा तो 1 अपॉन z माइनस 1 का होल क्यूब और 1 अपॉन z माइनस 1 की होल पावर 4 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, इन्फिनाइट तक ये जाएगा। तो अब इसको हम समेशन के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। यहाँ हम इसको ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है सीरीज, इसको हम लिख सकते हैं समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी और 1 अपॉन z माइनस 1 की होल पावर n प्लस 1। n प्लस 1 क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा बनाना है कि जब n बराबर 0 पुट करें तो पहला टर्म मिले, n बराबर जब 1 पुट करें तो दूसरा मिले, वैसा ही होगा। जब n बराबर 0 यहाँ पुट करेंगे तो 1 अपॉन z माइनस 1 की पावर 1 बचेगा, यानी ये। और जब n बराबर फिर 1 पुट करेंगे तो 1 1 2, जब 2 पुट करेंगे तो 2 1 3। तो इस तरीके से हमारा बनता चला जाएगा। इसको n की वैल्यू 1 2 3 4, n की वैल्यू यहाँ पर 0 1 2 रखते जाएंगे और प्लस लगाते जाएंगे तो ये वापस से बन जाएगा। तो ये हमारा पार्ट ए इसका हो गया। पार्ट ए वाले का ये लॉरेंट एक्सपेंशन हम लोगों ने निकाल लिया है, ये हो गया। तो अब इसी तरीके से इसका पार्ट बी हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो z माइनस 2 के टर्म्स में इसको हमें लाना होगा। ये फंक्शन हमने बनाया है, इसी को हम z माइनस 2 के टर्म्स में पहले ले आएंगे। तो यहाँ पर जो अपॉन में z माइनस 1 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं z माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि इसे हम z माइनस 2 के टर्म्स में बनाना चाहते हैं तो हमने -1 को लिख दिया है -2 प्लस 1।
तो अब इसको हम ऊपर ले आए, ऊपर ले आते हैं। जब इसको हम ऊपर ले आएंगे तो हम 1 को पहले लिख दे रहे हैं, 1 प्लस z माइनस 2, इसका पूरे का पावर -1। जब ये ऊपर जाएगा तो होल पावर -1 लग जाएगा, 1 को हमने पहले लिख दिया है और ये अपने जगह पर वैसे ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 1 के बाद प्लस लगा हुआ है। अगर 1 के बाद माइनस होता है तो सारे टर्म पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अगर 1 के बाद प्लस लगा है तो अल्टरनेट, एक बार प्लस एक बार माइनस। पहले ये प्लस का रहेगा, प्लस का 1, फिर माइनस का z माइनस 2, फिर प्लस का z माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का z माइनस 2 का होल क्यूब, फिर एंड सो ऑन। इस तरीके से ये इनफाइनाइट टर्म्स तक चलेगा। और माइनस का 2/z माइनस 2, और इसको हम लोग समेशन के फॉर्म में लिख देंगे। अब इसके बाद तो ध्यान देना है, अगर यहाँ प्लस लगा है तो प्लस माइनस अल्टरनेट साइन लगेगा, और अगर माइनस लगा है तो सारे टर्म पॉजिटिव होंगे इस फॉर्मूले पर। इसके लिए अगर हम फार्मूला लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर -1 का 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से ये बनेगा, जैसे ये हमने लिखा है वैसे ही 1 प्लस के लिए हो गया। तो अब इस वाले टर्म को हम सबसे पहले लिख दे रहे हैं, माइनस का 2/z माइनस 2, वो अकेले लिखा हुआ है। उसके बाद प्लस का यहाँ पर हम लगाएंगे समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब ऐसा क्या किया जाए कि एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस आए। तो जब अल्टरनेट साइन के लिए हमेशा ये आपको यूज़ करना है -1 की पावर n। क्यों? क्योंकि जब n की जगह पर यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 को इवन नंबर माना जाता है। जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये +1 बन जाएगा। जब यहाँ पर हम लोग 1 पुट करेंगे तो 1 क्या है? ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो माइनस में आ जाएगा। फिर 2 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर फिर प्लस में आ जाएगा। तो ऐसे ही करके जब इसकी पावर इवन रहेगी तो टर्म पॉजिटिव बनेगा, और जब ऑड रहेगा तो वो माइनस में बनेगा। तो एक बार प्लस माइनस ये चलता रहेगा। और उसी तरीके से यहाँ पर इन सब के लिए हम लोग लिखेंगे z माइनस 2 का होल पावर n, ये लिख दिया जाएगा। जब n की जगह यहाँ 0 पुट कर देंगे तो पूरा, जब किसी भी नंबर की पावर जब 0 रहेगा तो 1 आ जाएगा। उसके बाद जब 1 पुट करेंगे तो ये मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो ये मिलेगा, एंड सो ऑन। और प्लस माइनस का साइन वाला मामला ये हमारा -1 की पावर n संभालता रहेगा। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने इसके दोनों पार्ट का ये हम लोगों ने निकाल लिया है लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा दोनों पार्ट का। इन दोनों एक्सपेंशन में एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पर और है, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें कोई अगर ध्यान दे तो एक कन्फ्यूज़न प्रोड्यूस हो सकती है, तो वो हम लोग समझ लें। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, हम लोग ये वाला टर्म यहाँ देखें और ये वाला टर्म देखें, तो इसको भी तो हम ऊपर ले आकर बना सकते थे 1 माइनस z माइनस 1 की होल पावर -1, बिल्कुल इसकी तरह। तो इस वाले केस में z माइनस 1 ऊपर रहता, लेकिन हमने यहाँ पर z माइनस 1 कॉमन ले लिया तो ये 1/z माइनस 1 बन गया। यहाँ भी तो ऐसा कर सकते थे कि z माइनस 2 कॉमन ले लेते तो 1/z माइनस 2 बन जाता। तो ये हमने यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं किया कॉमन लेने के लिए? तो ये यहाँ पर ध्यान देना है इसलिए क्योंकि यहाँ पर बताया है जब ये ग्रेटर देन वाला रहता है तो ग्रेटर देन वाले में आप देख रहे हैं कि यहाँ 1/, में टर्म्स चलते हैं, रेसिप्रोकल 1/, वाले में, इसलिए यहाँ 1/, करके बनाया गया है। और जब यहाँ लेस देन रहता है तो लेस देन वाले में यहाँ पर टर्म्स z वाले ऊपर ही रहते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने कॉमन नहीं लिया था। इस वाले में हमने कॉमन लेकर z माइनस 2 बाहर नहीं किया। तो ये आपको ध्यान देना है कि किस लिए हमने यहाँ पर कॉमन लिया और 1/, में बना दिया था इसको, लेकिन यहाँ इसको 1/z माइनस 2 नहीं बनाया। z माइनस 2 ऊपर न्यूमरेटर में ही यहाँ पर चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर लेस देन वाला बताया गया है, लेस देन इनइक्वालिटी है, और ग्रेटर देन वाले में रेसिप्रोकल टर्म्स होने चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर कॉमन लिया गया था। तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि कब जो है कॉमन लेकर 1/, बनाना है
और कब बिना कॉमन लिए ऊपर ले जाना है। बाकी एक्सपेंशन के लिए वही दोनों फार्मूले लगा देने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा लगा देंगे। तो इस तरीके से बस इतना ही ध्यान देना है, बाकी एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इस तरह आपका ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उसके बाद 7 का पार्ट बी है, ये इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग कर लेंगे तो ये पूरा पेपर हमारा 100% कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला है कि इंटीग्रल गिवन है e टू द पावर z अपॉन z माइनस 1 इंटू z माइनस 4, इसको इवेलुएट करना है कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला से। और यहाँ पर इसके लिए बाउंड्री बताई गई है मॉड z इज इक्वल टू 2। तो मॉड z इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, मॉड z बराबर 2 एक सर्किल है। मॉड z की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड z का मतलब यही होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये अगर उस साइड चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस कितना है 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 इसका रेडियस है ये। तो यहाँ पर ये इसका रेडियस है 2 के बराबर। ये इसी सर्किल के अंदर बाउंड्री हम लोग को बताई गई, इसी में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग को जो फंक्शन गिवन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है वो हम लिख लें। तो ये इंटीग्रल के अंदर फंक्शन बताया है e टू द पावर z अपॉन z माइनस 1 एंड z माइनस 4। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके पोल्स निकाल लें। हेयर पोल्स आर, यहाँ पर पोल्स कौन कौन से हैं इसके, z माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो एक z बराबर 1 पर पोल है, और एक z माइनस 4 बराबर 0 लेंगे तो एक z बराबर 4 पर पोल है। तो यहाँ पर हम लोग देखें अगर दोनों साइड मॉडुलस लें तो z का मॉडुलस बराबर 1 आएगा, क्योंकि ये केवल रियल पार्ट है तो रियल पार्ट का मॉडुलस चेंज नहीं होता, 1 का मॉडुलस 1 ही आएगा। तो z का मॉडुलस इज इक्वल टू 4। तो अब हम लोगों को यहाँ पर बाउंड्री बताई गई है मॉड z इज इक्वल टू 2। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अगर मॉड z इज इक्वल टू 4 लेंगे तो वो हमारी बाउंड्री z बराबर मॉड z बराबर 2 के बाहर चला जाएगा, क्योंकि 4 जो है 2 से बड़ा है तो ये आउटसाइड द सर्किल जो हो जाएगा। तो ये आउटसाइड द सर्किल है और ये इनसाइड द सर्किल है। तो मतलब z बराबर जो 1 पोल है केवल उसी पर हम इसको क्या करते हैं इंटीग्रेट कर पाएंगे। z माइनस 4 यानी z बराबर 4 जो पोल है वो सर्किल के आउटसाइड है, क्योंकि 4 जो है 2 से बड़ा है, वो रेडियस से बड़ा है तो बाहर चला जाएगा, इसलिए इस पर इंटीग्रेट नहीं होगा। तो अब हम लोग इसमें कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला लगाएंगे केवल z बराबर 1 पोल के लिए। z बराबर 4 तो आउटसाइड है, उसके लिए अप्लाई नहीं होगा। तो नाउ बाई कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला, कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि जो भी हमको यहाँ पर पाथ बताया है उसको हम पाथ को c से लिखते हैं। जैसे यहाँ पर पाथ हमको बताया मॉड z इज इक्वल टू 2, तो c का मतलब हमारा जो कंटूर है, जो भी पाथ है वो यहाँ पर गिवन होगा। तो f ऑफ z ऊपर लिखा है और नीचे z माइनस a टू द पावर n। तो z माइनस a बराबर 0 जब लेंगे तो z बराबर a क्या आएगा, पोल आएगा। और यहाँ पर जो पावर लगी है वो पोल का ऑर्डर बताएगा। हम लोग के यहाँ पर होल पावर 1 लगी हुई है, तो ये दोनों हमारे क्या है, सिंपल पोल हैं, क्योंकि पावर 1 लगी है। तो इसके बराबर में फार्मूला होता है 2 पाई आयोटा बाई फैक्टोरियल n, और जो भी फंक्शन हमें यहाँ पर गिवन है उसको n माइनस 1 बार डिफ्रेंशिएट करें, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो पोल से निकला हुआ पॉइंट है वो यहाँ पर पुट कर दें, बस हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पर पावर लगी होगी, पोल की जो पावर लगी होगी वो यहाँ पर फैक्टोरियल में आएगी, और यहाँ जो भी फैक्टोरियल में आएगा उससे एक कम कर देना। n है तो n माइनस 1, n माइनस 1 बार डिफ्रेंशिएट करना है, किसको, ऊपर वाले को।
और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जहां जहां z है वहां वहां z बराबर a करने पर जो ये पोल आएगा, यहाँ से जब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, z बराबर a। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जहां जहां z है वही वाला a उस z की जगह पुट कर देना है डिफ्रेंशिएट करने के बाद। तो अब इसी फॉर्मूले पर इसको हम बैठाने वाले हैं। कैसे? तो ये हम लोग इसको इस तरीके से बनाएंगे। ये लिखा है e⁻z अपॉन z-4 ऊपर लिख देंगे और ये पूरे के अपॉन में आ जाएगा z-1। ये हमने ऐसा क्यों बनाया? सबसे पहली बात हम समझ लें, क्योंकि z-1 यानी z बराबर 1 जो पोल है वही सर्किल के अंदर है। तो जो सर्किल के अंदर होगा उसी को हम अपॉन में रखेंगे और बाकी सबको हम ऊपर लिखेंगे। z-4 को हम नीचे नहीं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला पोल z बराबर 4 क्या है, आउटसाइड द सर्किल है, तो उसके लिए इस तरह नहीं बनाया जाएगा। तो अब ये जो ऊपर वाला है इसको हम इससे कंपेयर करें तो ये जो ऊपर वाला लिखा ये पूरा क्या है, f ऑफ z की जगह ये पूरा e⁻z अपॉन z-4 और z-a की जगह क्या लिखा है, z-1। यहाँ पावर n है तो यहाँ पावर 1 है। बस अब फॉर्मूले पर लगाना है 2 पाई आयोटा, ये अपनी जगह पर है, n का फैक्टोरियल मतलब यहाँ n की जगह 1 है तो 1 का फैक्टोरियल। अब कह रहा है कि जो ये फंक्शन है इस फंक्शन को n-1 बार डिफ्रेंशिएट करना है। ये जो पावर की तरह लगा है एक्चुअल में ये पावर नहीं है, ये n-1th डेरिवेटिव है। तो ये जो ऊपर वाला फंक्शन है इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है n-1 बार। तो हमारे पास n क्या है, 1, तो n-1 बार ना, तो यहाँ हमारे पास n की जगह क्या है, 1, तो यानी 1-1 यानी 0 बार डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना ही नहीं है। तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, 0 बार डिफ्रेंशिएट करना है मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। और क्या कह रहा था ये कि डिफ्रेंशिएट करने के बाद जहां जहां z है वहां वहां a रखें। a मतलब जो पोल की वैल्यू है, यहाँ से पोल की वैल्यू क्या आएगी, z बराबर 1, तो यहाँ z बराबर 1 हमें पुट करना है। जहां जहां z होगा वहां वहां 1 हम पुट कर देंगे। ये साइड में नीचे लिखने का मतलब होता है e⁻z अपॉन z-4 एट z इज इक्वल टू 1, मतलब z बराबर 1 पुट कर दीजिए। तो ये बन जाएगा 2 पाई आयोटा, 1 का फैक्टोरियल 1 आएगा और z की जगह 1, तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 तो ये आ जाएगा माइनस का 3, तो माइनस का 2/3 पाई आयोटा इंटू में e। तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपका 2023-24 का क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से सॉल्व हो गया।